हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ प्रोबेबिलिटी में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं फॉर्मली डिफाइन करूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर अपने पास 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, 3 balls are drawn randomly। अब इस क्वेश्चन में देखो, अपने को एक्सप्लिसिटली इवेंट मेंशन नहीं होगी, सिंपली बोला जाएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। अब ये जो फ्रेज है अपने पास नंबर ऑफ वाइट बॉल, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप नंबर ऑफ वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो देखो, जब मैं 3 बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ वाइट बॉल ये मेंशन तो है नहीं कि एग्जैक्टली कितना है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने को अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल। ठीक है, तो गौर किया जाए, 3 बॉल निकाल रहे हो, बैग के अंदर 4 वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल कितनी हो सकती है हमारे पास जब 3 बॉल ड्रॉ करोगे आप? 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। ओके, 3 बॉल जब ड्रॉ कर रहे हो, इनको मान लो मैं 3 इवेंट बता देता हूँ, E0, E1, E2, E3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 वाइट बॉल्स, मतलब तीनों ब्लैक निकालने अपने को, दैट विल बी 5C3 डिवाइडेड बाई 8C3, 9C3 सॉरी, 9 बॉल है टोटल। 5C3 डिवाइडेड बाई 9C3 दैट विल बी इक्वल टू 5C3 10 हो गया, 9C3 हो गया अपने पास 84। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट विल बी इक्वल टू 5C2, 2 ब्लैक निकालनी है और एक वाइट, डिवाइडेड बाई 9C3, 5C2 अगेन 10 इंटू 4 40 डिवाइडेड बाई 84 एंड E2 2 वाइट बॉल मतलब 5C1, 4C2 डिवाइडेड बाई 9C3, 4C2 हो गया मेरे पास 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाई 84 एंड E3 मतलब तीनों वाइट, मतलब 4C3 डिवाइडेड बाई 9C3, 4C3 4 हो गया डिवाइडेड बाई 84। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे, इन सब का सम करूंगा मैं तो 1 आएगा, क्योंकि इनके बियॉन्ड और कोई इवेंट हो नहीं सकती। या तो 0 वाइट बॉल, 1 वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल, 3 वाइट बॉल, तीन चार में से कोई ना कोई तो पक्का होगा ही। तो एग्जॉस्टिव में तो 4 प्रोबेबिलिटी का सम देख पा रहे हो आप, 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80 प्लस 4 84 डिवाइडेड बाई 84 1 हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ रैंडम वेरिएबल। तो जैसे रैंडम वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या बनेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो रैंडमली वाइट बॉल की पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 कोई भी हो सकती है जब 3 वाइट बॉल ड्रॉ करोगे। तो ये जो वैल्यूज है ना, जो वेरी कर रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। ओके, यही क्या है अपना रैंडम वेरिएबल। इसको मैं क्या बोल देता हूँ इस सवाल के अंदर, हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, कैपिटल X, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो एक्चुअल में सवाल की शुरुआत करनी आप कैसे कर दी है, लेट्स अज्यूम रैंडम वेरिएबल X रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। ठीक है, फिर हम क्या डिफाइन करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो वी विल सिंपली से दैट वैल्यू कैन बी 0 1 2 3। ओके, and how we write the probability, we write probability that x will be equal to 0, that x will be able to take value 0, तो वो देख रहे हो आप E0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी 10 बाई, कितना आया था मेरे पास आंसर 10 बाई 84। सिमिलरली x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3। तो जो मैंने एलिमेंट्री इवेंट्स बनाई थी ना, उनकी प्रोबेबिलिटीज बेसिकली आप इस तरह से लिखोगे नोटेशन के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अभी रैंडम वेरिएबल बेसिकली कर क्या रहा है, आपके पास सैंपल स्पेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक है ना, हम तो कई तरह की देख सकते थे। तो रैंडम वेरिएबल इसेंशियली क्या है, एक फंक्शन है
है ना। आपके पास 3 वाइट बॉल जब ड्रॉ करते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? 3 वाइट बॉल, तो अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, सैंपल स्पेस में अगर मैं इवेंट बनाने की कोशिश करूँ तो आपके पास 0 ब्लैक, 3 वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट, ठीक है, 2 ब्लैक, 1 वाइट, 3 ब्लैक, 0 वाइट, ठीक है। तो हम x क्या कर रहा है, ये आपकी पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट से इनको मैप कर रहा है, ठीक है, किससे? 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसेंशियली x है क्या? एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, एलिमेंट्री इवेंट्स को कोरोस्पॉन्डिंग वेरिएबल से मैच करता है, जो कि मैं हमारा वेरिएबल क्या है? 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल 0, 1, 2, 3 मैं किसको दिखा रहा हूँ? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था कि भाई कि आपको जितनी वाइट बॉल निकालोगे उसके मल्टीपल में 10 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उस केस में कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ भी ना मिले? तो वो कब होगा? जब आप 0 वाइट बॉल निकालोगे। तो उस केस में मेरा x क्या बन जाएगा? मेरे रिटर्न, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 0, 10, 20, 30, समझ रहे हो? तो x बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, x की वैल्यू उससे डिसाइड होगी, ठीक है। एट द एंड आप क्या अचीव कर रहे हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी लिखते जाओगे कि x इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी वाइट बॉल नहीं आई, x इज इक्वल टू 10 मतलब 1 वाइट बॉल आई है। तो प्रोबेबिलिटी आपको उसी हिसाब से लिखना है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री इवेंट की, ठीक है। वैल्यू किस तरह से असाइन होगी वो आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ वाइट बॉल है या कोई रिवॉर्ड आपने एसोसिएट किया हुआ है, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस तरह से इस गेम को डिजाइन कर रहे हो। तो इसेंशियली एक्स क्या है? फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन में तो एलिमेंट्री इवेंट्स ही आ रही ना, मतलब डोमेन क्या है अपनी? सैंपल स्पेस एस, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो एक्स अपना फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस, और रेंज डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। से एक ऐसा ही सवाल देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी आपको। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार उछालेंगे इस सिक्के को। फेयर कॉइन ले लेता है, ठीक है, फेयर कॉइन लिया हमने, 3 बार उछाला इस सिक्के को। इफ हेड कम्स, ठीक है, इफ हेड कम्स राम विल गिव श्याम ₹5, अदरवाइज, मतलब टेल आ जाए, श्याम विल गिव ₹3 टू राम, ठीक है। अब देखो जो बात का जो गेम मैंने बनाया ना वो इस तरह से कर लिया। अब ये जो भी एक्सचेंज होगा मनी का इनमें, वो डिपेंड तो करेगा अपने सैंपल स्पेस के ऊपर ही, इवेंट के ऊपर कि हेड कितनी बार आ रहा है, 3 बार में जो हेड आया, टेल आया, जो भी है उस हिसाब से मनी एक्सचेंज करते रहेंगे। तो मेरे को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ राम, कि राम को ये कितना रिटर्न मिलेगा जब आप तीनों कॉइन काम कर टॉस कर चुके, मतलब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब देखो जो भी होगा, राम को पैसा कब मिलना है? बेसिकली हेड से देख लो या टेल से देख लो, जिससे देखना चाहो। राम विल गिव ₹5 व्हेन हेड कम्स, अदरवाइज शाम उसको कितने रुपए देगा? 3 रुपए देगा, ठीक है। तो राम को देने पड़ेंगे अगर हेड आएगा तो अगर मान लो मैं टेल से देखना चाहूँ तो आपके पास मान लो तीनों टेल आ जाए, तो उस केस में शाम को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 × 3 9 रुपीज़ मिलेंगे, +9 बोल देता हूँ। 2 टेल आए और 1 हेड आ गया, तो 2 टेल में पैसे मिले कितने? 6 रुपीज़, और 1 हेड में उसको देना पड़ेगा कितना? 5 रुपये, तो 1 रुपये का ही फायदा हुआ। और 1 टेल आया और 2 हेड आ गए तो मिले 3, और देने पड़ेंगे इसको कितने? 10, तो -7, ये इसका रिटर्न हो गया एक्सपेरिमेंट के अंदर।
और मान लो टेल आया ही नहीं, तीनों हेड ही आ गए, तो फिर भाई साहब को 5 रुपये देने पड़ेंगे, 5 करके 3 बार -15 हो गए सीधे सीधे। ठीक है, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही नुकसान हुआ तीनों रोज के अंदर। तो बेसिकली जो मैंने लिखा है ना, यही इसके रिटर्न है। तो आप शुरुआत कैसे करोगे सवाल की, लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से बोर्ड में अगर लिखना है या फॉर्मली सॉल्यूशन लिख रहे हो तो इसी तरह से लिखोगे, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग रिटर्न्स ऑफ राम। आप ये भी सोच सकते हो कि ये बार बार एक्स को लाने की जरूरत ही क्या थी, आप एलिमेंट्री इवेंट्स डिफाइन कर देते थे कोरस्पॉन्डिंग और प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते जैसे पहले सवाल में निकाली थी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। अभी आप इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, इसका मीन भी निकालेंगे, वेरिएंस भी निकालेंगे, इसलिए अपने को ये वेरिएबल असाइन करने की जरूरत पड़ती है ऑफ राम। तो आप एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9, 1, -7 एंड -15। ठीक है, 9, 1, -7, -15। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यूज देख के या इस तरह की वैल्यूज देख के एक से बड़ी या ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रोबेबिलिटीज में ऐसी वैल्यूज कैसा है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक्स की वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटीज तो अब मैं निकालूंगा कि दैट x इज इक्वल टू 9। तो आपको पता ही ये किसी प्रोबेबिलिटी है, तीनों टेल, 3 टेल्स। तो 3 बार कोई निकाल लो, टोटल सैंपल स्पेस में पॉइंट कितने अपने पास 8 है, तीनों टेल का एक ही पॉइंट है, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी सीधे सीधे। x इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास, 1 कब आया मेरे पास, जब 2 टेल और 1 हेड, 2 टेल और 1 हेड, कितनी इवेंट होगी, 3 होगी मेरे पास, 3/8। x इज इक्वल टू -7, ये कब आएगा, 1 टेल 2 हेड, ये भी 3/8। तो ये तो ऑलरेडी जानते ही आप, फेयर को निकाल रहा हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से आती जाएगी। ठीक है, ये कब आएगा, जब तीनों हेड आ जाए, तो उसको तीनों बार 5 रुपये देने पड़ेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/8। तो देखिए सबका सम 1 हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल वैल्यू 1 आएगी, ये दिमाग में रखना है आपको। ओके, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं आप। एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, अब इस तरह के सवाल अपने पास पूछे जाते हैं कि हमारे पास मान लो ऑलरेडी बोल देगा, लेट x be the random variable whose probability distribution is given। ठीक है, इस तरह के सवाल बोर्ड्स में भी आते हैं और मेंस में तो आते ही हैं। x be the random variable whose probability distribution is given as। ठीक है, टेबल बना के मैंने दे दिया आपको, x की वैल्यूज और corresponding प्रोबेबिलिटी भी लिख देता हूं, कैपिटल X और उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसको। corresponding प्रोबेबिलिटीज आर 0, k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, k, ये भी 2k अपने पास, ये 3k है, एंड k स्क्वायर, 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर प्लस k। ओके, तो सबसे पहले अपने कुछ चीज़ें करनी है कि आपको सबसे पहले बताना है k क्या होगा। तो k निकालने के लिए आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है सारे डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 होती है, यही ऑब्जर्व किया अभी तक। तो सबका सम करके 1 कर देते हैं, कितना हुआ मेरे पास, 5k प्लस 3k 8k और 1k पीछे से आ रहा है, तो ये हो गया मेरे पास 9k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, दैट इज 10k स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे पास सिंपल सी, 9k - 1 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है आराम से, प्लस 10k - k - 1 इज इक्वल टू 0, सो k + 1 एंड
tan k माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो k की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -1 और एक k की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो k का वैल्यू तो आ गया अपने पास। ओके, मेरे से पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6, इसकी क्या आएगा आंसर। अब देखो लेस देन 6 में आपके पास ये पांचों वेरिएबल आएंगे, तो इन सबको निकाल के जोड़ो, या फिर 1 में से आप x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है पास, 2 इंटू के स्क्वायर मतलब 1/100, 7 के स्क्वायर मतलब 7/100 माइनस 1/10, 10/100 कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये 1 माइनस 17 टू 19/100, ये हो गया अपने पास 81/100। ओके, इजी। प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 6, तो उसमें तो एक ही वेरिएबल आएगा, तो इसको इस तरह से पूछे जाते हैं सवाल कि x की वैल्यू 7 ही होगी। 7 का क्या था अपने पास, 7k स्क्वायर प्लस k, दैट इज 7/100, 10/100, दैट इज 17/100। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बॉक्स के अंदर अपने क्या कार्ड डाले हुए हैं। ओके, द बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 1 to 6। सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने 6 कार्ड डाले हुए हैं 1 to 6। 2 cards are drawn randomly find probability distribution of highest number on the card, highest number on the drawn या selected card, selected drawn cards। ठीक है, जो आपने कार्ड निकाला उस हाईएस्ट नंबर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हाईएस्ट नंबर जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना उसी को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, लेट x रिप्रेजेंट्स, x अपना रैंडम वेरिएबल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑन द कार्ड। ये एचडी छाप दिया जाएगा यहाँ पे। आप सोचो कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है। मान लो 1 और 2 छट के, तो 2 लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है x की, 2 हो सकती है। तो 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब हाईएस्ट नंबर 2 है, तो दूसरा कार्ड 2 से छोटा ही होगा। तो एक कार्ड तो आपने 2 वाला छाट ही लिया, दूसरा कार्ड 2 से छोटा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है अपने पास 1 बाई टोटल पॉसिबिलिटी 62। x इज इक्वल टू 3, हाईएस्ट कार्ड 3 होना चाहिए, तो 3 को तो पकड़ लिया। दूसरा कार्ड 1 या 2 में से कोई भी हो सकता है, तो 2c1 डिवाइडेड बाई 6c2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, 4 हाईएस्ट है, तो दूसरा कार्ड 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है, तो 3/6c2 होता है अपने पास 15। लिखते जाता हूँ, x इज इक्वल टू 5, सबसे बड़ा कार्ड 5, छोटा कार्ड 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, तो 4/15, एंड x इज इक्वल टू 6, सबसे बड़ा कार्ड 6, तो छोटा वाला कार्ड दूसरा कार्ड 1 से 5 तो कुछ भी हो सकता है, तो 5/15। अब देख लो इनका सम क्या आ रहा है, 1/15, 2/15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15/15, 1 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, मैं ऐसे बोल लूँ सिग्मा p x इज इक्वल टू xi। ठीक है, xi क्या है, ये और सारी पॉसिबिलिटीज को अपन xi से बोल रहे हैं इकट्ठा, तो ये हमेशा 1 आना ही आना है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ सवाल लगा लो, फिर अपन इसके मीन और वेरिएंस पे बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। मीन वैल्यू बोल लो या एवरेज वैल्यू बोल दो, या फिर
एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, समझे? इन सब का एक ही मीनिंग होता है। तो बेसिकली इसको नोटेशन में ऐसा लिखा जाता है, कैपिटल ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। सोल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते लोग और ई एक्स से भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटर है जिसको अपन कैसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स आई के रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और ये कोरोस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो बेसिकली मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि एक्सपेक्टेशन इस तरह से निकाला जाएगा। अब एक बेसिक अपन इसमें आइडिया बनाया कि फॉर्मूला बनाया कैसे। तो प्रोबेबिलिटी को आप कैसे समझ सकते हो कि रिलेटिव अकरेंस किसी भी वेरिएबल की, कि भाई कि ये कितना चांस इसका आने का। ठीक है, नॉर्मली आपने जो मीन पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, सिंपल एवरेज, वो क्या पढ़ा था अपन ने, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होती थी अपनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, और एक्स आई क्या होता था अपना डाटा पॉइंट। बेसिकली अपन ये बोलते थे ना कि सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये अपना सिंपल एवरेज होता था, एवरेज मीन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, रिलेटिव अकरेंस। उसी चीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका अकरेंस की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे किसका काम कर रही है, फ्रीक्वेंसी का, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये बात पता आपको, ये वैल्यू कितनी आई थी अपनी 1। ठीक है, इसलिए अपन एक्सपेक्टेशन को क्या बोल देते सीधे सीधे, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, सिग्मा निकाल दोगे तो ये अपनी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी रैंडम वेरिएबल की। अब बात आती है वेरिएंस की। तो सबसे पहले देखो वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो क्या था। वेरिएंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, मीन से स्क्वायर डिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इसी सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसी को डिराइव करते हो स्टैटिस्टिक्स में। तो क्या खुल के आता है ये, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स आई एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा अलग अलग कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर निकाल दिया, सिग्मा एक्स आई, और ये एक्स बार को बार बार ऐड करोगे तो एन टाइम्स एक्स बार का होल स्क्वायर, इंडिविजुअली सबको एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब ये सिग्मा एक्स आई बाई एन क्या हो, ये भी एवरेज ही है, माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। तो ये सिंपली मेरे पास आ जाता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इसको देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में कैसे बोलते हो आप, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। ठीक है, अब एवरेज का अपने को मतलब पता है, तो प्रोबेबिलिटी में वेरिएंस का मतलब क्या निकला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखी जाएगी, सेम चीज, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो सिंपल सा अपने पास वार एक्स और मीन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और एक तीसरी चीज अपने पास क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अपना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसलिए करते हैं क्योंकि ये डबल डिग्री में आ गया ना वेरिएंस का आंसर। तो डाटा पॉइंट्स के साथ अगर कंपेयर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस सेम डायमेंशन में आना पड़ेगा। तो उसको क्या कर देते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एग्जाम में करते कैसे हैं, सिंपली अपन जो टेबल क्रिएट करेंगे ना, टेबल क्रिएट करोगे आप
इस तरह से x, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी x1, x2, x3, जो भी अपन ने इनिशियल क्वेश्चंस में लिखे मैं वापस दिखाऊंगा भाई, उन्हीं क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अपन बना लेंगे pxi, ठीक है, की टेबल बना ली, एक रो इसकी बना ली, एक बना लेंगे अपन किसका xi इंटू pxi, ठीक है, ये भी फिल कर लेंगे, और एक रो बना लेंगे अपन किसकी xi स्क्वायर इंटू pxi, ठीक है, ये भी फिल कर देंगे। तो आपको पता है इस वाली का सम कर दोगे टोटल तो सिग्मा xi pxi हो जाएगा, ये किसके बराबर हो गया अपना म्यू, एवरेज वैल्यू, और इसका भी सम कर लोगे, मान लो ये सम मेरे पास आ जाता है, इसको बोल देता हूँ वैल्यू को m। तो आपका एक्सपेक्टेशन है ऑफ x, तो क्या हो गया म्यू, और var x क्या होगा m माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, ठीक है। इस तरह से मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब पुराने सवालों में देखो जो हम पहले कर रहे थे, इनमें अगर देखा जाए सबसे पहले जो मैंने लिया था नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया आपने, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, सिग्मा xi pxi, तो मैं सीधी टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज मैंने लिखी हुई हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी यहीं पे टेबल बना के दिखाऊं आपको। तो टेबल क्या बनेगी अपनी, x वैल्यूज क्या है 0 1 2 3, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ pxi, तो pxi क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी देखो क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटी 0 पे क्या आई थी अपने पास 10/84, 40/84, 30/84 एंड 4/84, ठीक है। नेक्स्ट रो क्या बोली थी मैंने, x, तो ये क्या हो जाएगी 0, ये 40/84, 2 टाइम्स किया तो 60/84, और ये हो गया 12/84, ठीक है। एक और क्रिएट कर लो xi स्क्वायर pxi, ये क्या हो जाएगा 0, ये सेम 1 स्क्वायर से फर्क पड़ना नहीं 40/84, और ये क्या हो गया मेरे पास 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120/84, xi स्क्वायर इंटू pxi, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अपने पास 36/84, ओके। मैं आपसे पूछूं एवरेज वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा इसका सम 112 डिवाइडेड बाई 84, 14 से कैंसिल हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 4/3, 1.33, ये एवरेज आया। तो बेसिकली एवरेज वैल्यू भी क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आप अगर बार बार करते रहोगे, हर बार मान लो एक बार आपने निकाली बॉल्स, नोटिस किया नंबर, फिर अगली बार बॉल निकाली, फिर नोटिस किया नंबर, और इसको करते ही जा रहे हो, सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हो, इसमें बहुत बार खेलते ही रहते हो गेम, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, एज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपका जो एवरेज नंबर है ना बॉल का, मान लो आपने 100 बार किया, हर बार आपने डाटा नोट किया, सम करके 100 से डिवाइड किया, तो यही एवरेज आने वाला है, इसके आसपास ही। हाँ, ये है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाओगे, 100 से 100 पे जाओगे, 100 से 1000 पे जाओगे, 1000 से 10,000 पे जाओगे, तो जो आपका एवरेज नंबर इसी को अप्रोच करेगा। वेरिएंस निकालना, अगर आपको वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था, ये वाले कॉलम का सम करो, कितना हो गया 40, 120, 160 प्लस 36, दैट इज 196 डिवाइडेड बाई 84 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर कर देता हूं, दैट इज 16/9, तो ये कैंसिल कर सकते हो आप, 14 से वापस 1, 4 डिवाइडेड बाई 6, तो 7/6 माइनस 16/9, सोल्व कर लो,
इसको, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, वेरिएंस। ठीक है, इसी तरह से टेबल आपको सब में क्रिएट करनी है। यहाँ पे जाओगे तो आपको टेबल में वही 9, 1, -7, -15, तो नेगेटिव से घबराना नहीं है, चुपचाप करना वही है, xi इंटू पी एक्स आई। टेबल बना दूँ अगर मैं आपके लिए फिर से, तो इसी सवाल को कैसे देख सकते हो, मैंने किया कैपिटल X, उसकी वैल्यूज हो सकती है कितनी, 9, 1, -7, -15। ठीक है, पी एक्स आई प्रोबेबिलिटीज क्या आई थी अपनी, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ये हो गया मेरे पास 9/8, 3/8, -21/8, -15/8, एंड आगे एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई क्या हो, ये कितना हो गया मेरे पास, 81/8, 3/8, स्क्वायर कर दिया 49 इंटू 3/8, 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 225 डिवाइडेड बाई 8, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो एक्स बार मतलब अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल कितना हो गया यहाँ पे, सिंपली ऐड कर दो, 9 + 3 12, और ये हो गया मेरे पास -36, तो -24/8 -3। तो भाई -3 बेसिकली क्या है, ये डेली खेलते हैं वाला गेम, 3 बार सिक्का उछालते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं वैल्यूज, तो हर बार अपन नोटिस करते रहते हैं। तुम्हें पहले ही पता था राम के फेवर में तो गेम है भी नहीं, क्योंकि राम को देने पड़ते 5 और मिलते 3, तो खेलता ही रहेगा, तो अल्टीमेटली राम को लॉस ही होना है। और एवरेज लॉस किसके बराबर होगा, -3 के बराबर। ठीक है, एवरेज रिटर्न उसका क्या होगा, -3। वेरिएंस निकालना है आपको, तो वेरिएंस के लिए बताया था, लास्ट कॉलम का सम करो। ठीक है, माइनस लास्ट कॉलम का सम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू जो आया अपना इसका स्क्वायर, तो 9। ठीक है, ये वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करोगे, इसी वैल्यू का अंडर रूट। ओके, इसी तरह से तुम सारे सवालों में अप्लाई कर सकते हो। मीन वेरिएंस, मेन चीज़ ये है कि अपने को ये याद रखना है, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल दैट इज expected value of the random variable equal to sigma xi into pxi। variance को याद रखना सिंपल तरीका है, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, ये पूरा मिलके वेरिएंस बनता है। खाली लास्ट रो का सम करके खुश मत हो जाना, इस बात का ध्यान रखना, उसका सम करना है माइनस ये जो ऊपर वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, एसटीडी से लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो इस पर भी कुछ सवाल लगा लो, फिर हम अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें, बर्नौली ट्रायल्स, और फिर उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। चलिए आगे देखते हैं, बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी दोनों एक ही बात कैसे स्टैब्लिश होती हैं इसको समझना पहले। सबसे पहले ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि कोई अपन एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, बार बार कर रहे हैं, कोई एक सिंगल चीज़ है, कॉइन बार बार थ्रो कर रहे हैं, डाई बार बार रोल कर रहे हैं, तो वो ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो किस तरह के ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स कहे जा सकते हैं, उनकी 4 बेसिक कंडीशन है। उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे डेरिवेशन ये बात स्टैब्लिश होगी कि वो बर्नौली ट्रायल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो सबसे पहले समझे हम, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। तो सबसे ट्रिवियल कंडीशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट कहने का मतलब फिक्स होने चाहिए, चाहे नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो। ठीक है, शुड बी फाइनाइट, 10, 15, 20 इस तरह से फिक्स होना चाहिए, इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स के अपन ने। दूसरी चीज, देयर शुड बी only 2 outcome in each trial। there should be only 2 outcome in each trial, in
each trial, namely success and failure। अब इस बात पे गौर करना कि आप बोलोगे कि यार कि डाई रोल करूँगा तो 6 आउटकम आते हैं, तो फिर वो कैसे कंसिडर करोगे? वो ठीक है कि 6 आउटकम आते हैं, 2 डाई रोल करो तो 36 आउटकम भी आएंगे, 36 भी आएंगे, बट मैं डिफाइन करूँगा कि सक्सेस क्या है, उनमें से किस तरह के आउटकम को मैं सक्सेस बोल रहा हूँ, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फेलियर। तो ऑल इन ऑल हम 2 ही चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे, सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, मान लो अपन सिंगल डाई थ्रो करते हैं और मैं बोलता हूँ ये नंबर आना मेरा सक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली आपका और नंबर आना फेलियर हो जाएगा। तो 2 ही बातें होंगी, सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल ट्रायल। ऐसा नहीं कि भाई शुरुआत में कॉइन अलग था जिसमें टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 1/4 थी, आगे जाके हाफ हाफ हो गई, इस तरह का नहीं होना चाहिए। Probability of success failure must remain constant in all trials, must remain same in all trials। ये होगी अपनी दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हो गई। और चौथी और इम्पोर्टेंट, all trials should be independent। समझे? अब इन बातों से हमारा इंडिपेंडेंट, ऑल ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इसमें देखो एक रैंडम वेरिएबल में ले लेता हूँ, जैसे देयर आर एन ट्रायल। ठीक है, पहली बात जो हम बोल रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, एन ट्रायल्स हैं। ठीक है, एंड पी क्या है? मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ओके, क्यू क्या हुई? फेलियर की। और 2 ही चीजें कंसीडर कर रहे हो तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होगी। और मैं एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, नंबर ऑफ सक्सेस। x क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सक्सेस। सो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। ये क्या आएगा? r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इस पे आते हैं। इससे पहले तुम एक सिंपल एग्जांपल समझो। 5 टाइम्स ए कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, हेड मान लो मेरा सक्सेस है, हेड को मैं बोल रहा हूँ सक्सेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल p, और टेल की प्रोबेबिलिटी, कॉइन अपना बायस्ड है, टेल अपना फेलियर हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी q है। तो मैं बोलूँ आपको 2 सक्सेस, x इज इक्वल टू 2, क्या आएगा? तो 2 सक्सेस का मतलब आप क्या कह रहे हो? 2 हेड एंड 3 टेल। अभी फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। एक चीज़ कि आपके पास देखो 2 हेड और 3 टेल के अलग अलग सीक्वेंस बन सकती हैं, एच एच एस टी टी टी, या फिर एच टी 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 एच एंड सो। कितनी बनेगी ये टोटल? PNC यूज कर सकते हो आप। 2H और 3 टेल को एक लाइन में अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली 5C2। ओके, टोटल मार के आपके पास 10 इवेंट्स बन रही हैं और उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम सेम ही होगा। और वो क्यों होगा? पहली बात तो सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट है। कल को मान लो मैं इसी की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहता हूँ तो क्या होगी? probability of H into probability of H into probability of tail into probability of tail into probability of tail। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपने को पता है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसी तरह से लगती है। दूसरा, ये किसी भी ऑर्डर में हो, H आगे आए चाहे पीछे आए, किधर भी आए, प्रोबेबिलिटी तो वही रहनी है। तो ये बेसिकली क्या होगा? p² q³। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी और 10 के 10 में सेम ही चीज़ आनी है। तो मैं सीधे सीधे ऐड कर सकता हूँ दैट p x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया आपके पास? 5C2 p² q³। ओके, सो अब मैं वापस आऊँ यहाँ पर, r सक्सेस है तो मतलब r सक्सेस ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। कितनी है? r, और फेलियर हो गया मेरे पास कितने? n-r। ये r और ये n-r, तो ये आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो टोटल कितनी बनेंगी मेरे पास इवेंट्स? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, आइडेंटिकल का अरेंजमेंट, इनटू
ये आगे पीछे कैसे भी होते रहे, प्रोबेबिलिटी वही है और सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। तो सिंपली ये क्या बन गया मेरे पास, NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, तो नोटेशन में हम किस तरह से लिखते हैं, सिंपल बोला जाता है इन BNP। देख रहे हो, ये जो तुम एक्सप्रेशन आई है ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म लिखी थी अपन ने, याद करो। और बाइनोमियल याद नहीं है या नहीं पता है तो प्लेलिस्ट का लिंक है अपने पास, चैनल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, बहुत सारी प्लेलिस्ट हम डाल चुके हैं और आगे भी डाल रहे हैं, पूरा सिलेबस प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। सो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो जनरल टर्म है, तो इन BNP, बी का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी ट्रायल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी का मतलब सक्सेस। ठीक है, और एक्स अपना क्या नंबर ऑफ सक्सेस है, तो सिंपली इन BNP प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस विल बी इक्वल टू NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। और आपको एक बात और बता दूं, सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चेक वो भी स्टैब्लिश कर देता हूँ ताकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूरी हो जाए। यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 टू 0 से लेके n तक, 0 सक्सेस से लेके होल सक्सेस तक कुछ भी हो सकता है, सिग्मा लगा दिया NCR। तो बेसिकली क्या बन गई, सीधे सीधे बाइनोमियल की एक थ्योरम बन गई ना अपने पास, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ये जो पीछे एक्सप्रेशन लिखी बाइनोमियल थ्योरम दी है, तो ये क्या बना अपने पास, सिंपली p प्लस क्यू रेज टू पावर n। p की बढ़ती पावर में एक्सपैंड कर दो और p प्लस क्यू 1 है क्योंकि दो ही आउटकम अपने पास, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आ गया, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी स्टैब्लिश हो जाती है। तो सबसे पहली बात आपने गौर की कि इन BNP बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपन सिंपली कैसे लिखते हैं, NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। और फॉर्मूला बनाया मैंने सिंपल PNC का यूज करके, और ये चारों जो कंडीशन अभी मेंशन की है तो उसको काम में लाते हुए इंडिपेंडेंट होने का कैसे, तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में डालो कि कैसे एस्टेब्लिश किया, ताकि क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कर पाओ कि बाइनोमियल ट्रायल का सवाल क्या है। ठीक है, एक सिंपल सवाल लो, ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन 6 times। ठीक है, occurrence of doublet is success। डबलेट मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो 6 आउटकम आते हैं अपने पास और टोटल आउटकम मेरे को पता है पेयर ऑफ डाइस में कितने, तो 36। सो हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, p इज इक्वल टू 6/36 1/6। सो ऑटोमेटिकली फेलियर की प्रोबेबिलिटी, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा 5/6। तो मैं आपसे कुछ पूछूं, x क्या अपने पास, मान लो बोला जाए नो सक्सेस, कोई सक्सेस मिलेगी ना, 6 बार फ्लो किया किसी में भी सक्सेस नहीं मिली, x अपना नंबर ऑफ सक्सेस था। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है मेरे से, x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या लिखोगे आप, 6 3 0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर 6 दैट इज 5/6 होल रेज टू पावर 6। ठीक है, टोटल फेलियर। ठीक है, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली 1 सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 दैट कैन बी रिटन एज 6c1। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर 1 5/6 रेज टू पावर 5। तो कितना आ गया मेरे पास, 6 × 5 रेज टू पावर 5, 6 रेज टू पावर 6। तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 5/6 होल रेज टू पावर 5। एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम एक बार तो सक्सेस हो, ऐसा ना हो कि टोटल फेलियर हो जाए। तो हमेशा जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट इस तरह की बातें हो तो गौर करना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस एक बार भी सक्सेस ना मिले। तो एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या हुआ, दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू
0. So that is 1 minus 5 by 6 whole thing raised to power 6. Okay, at most one success. मतलब एट मोस्ट मतलब x की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा 1 हो सकती है, x इक्वल टू 1 एंड 0. ये तो सिंपली आप x बराबर 0 और x बराबर 1 को ऐड कर लो. ठीक है, पहले और दूसरे ऑप्शन का आंसर हमने ऐड कर दिया. दैट इज 5 by 6 होल 6, 5 by 6 होल 5. ठीक है, कॉमन वॉमन लेना आप निकालते रह सकते हो. डन. तो और एग्जांपल देखते हैं, क्लैरिटी आएगी. ए ड्रंकर्ड मैन, ए drunkard man takes, सिंपल सा सवाल है, देखना कैसे पॉसिबिलिटी बनती है. टेक्स फॉरवर्ड स्टेप विद प्रोबेबिलिटी 0.5, अदरवाइज 0.6 ले लो, इसको थोड़ा अलग हो जाएगा. 0.6 थोड़ा सा देखिए नशे में कम है, ज़्यादा चांसेस के आगे वाले स्टेप लेने की. अदरवाइज बैकवर्ड स्टेप कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 0.4. वो इसी बात, दो ही पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड. ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी that after taking 11 steps he is just one step away from its original position. अब देख में इस पे ध्यान रखना, मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनल पोजीशन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में. हो सकता है कि एट द एंड नेक्स्ट वन स्टेप इसका पीछे की तरफ ही हो, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. ओके, तो मान लो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो या ये इस पोजीशन पे फिनिश करेगा 11 स्टेप लेने के बाद, या फिर इस पोजीशन पे फिनिश करेगा. तो सोचो ये किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे मूव करता रहे, इस पोजीशन पे कब आएगा? जब ये 6 फॉरवर्ड स्टेप और 5 बैकवर्ड स्टेप ले. अभी आगे पीछे कैसे मिले? फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, फाइनली फॉरवर्ड, या फिर 6 फॉरवर्ड दे ले और 5 बैकवर्ड दे ले, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ड्रंकर्ड बोलने का मतलब यही है कि ये रैंडमली लेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटीज अपने डिफाइन करके दी हुई है. और ये पीछे क्या होगा? 6 बैकवर्ड और 5 फॉरवर्ड. अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो सिंपल, इसमें बर्नौली ट्रायल का सवाल है, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटीज फिक्स है और इंडिपेंडेंट है सारे स्टेप्स, तो इसमें बर्नौली ट्रायल लगाया जा सकता है. ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. सो इसको अगर मैं क्या बोल दूँ, फॉरवर्ड स्टेप को अपनी सक्सेस, मतलब ये चीज़ मेरी पी, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्यू हो जाती है. तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट को, अगर मैं जो आप कह रहे हो 1 स्टेप अवे, इसको बोल देता हूँ मेरी इवेंट ए. इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दो तरीके से लिखी जा सकती है, या तो मेरे नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप 6 होंगे, या फिर नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप 5 होंगे. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना? सिंपली 11C6, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.6 रेज टू पावर 6, 0.4 रेज टू पावर 4 प्लस 11C5, 0.6 रेज टू पावर 5, 0.4 रेज टू पावर 6, यहाँ पे 5 आएगा. ओके, 6 फॉरवर्ड स्टेप, 5 बैकवर्ड स्टेप, 5 फॉरवर्ड स्टेप, 6 बैकवर्ड स्टेप. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी अपने इस तरह से लिख सकते हैं. एक और सवाल देखो. In a coin, head is thrice as likely as tail. ठीक है, occurrence of head is thrice as likely as tail. तो आपको इस तरह के डाटा से पता लग जाता है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 गुना 3/4,
और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सिंगल थ्रो के अंदर 1/4। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड अकर इन फिफ्थ टॉस। मतलब इस कॉइन को आप बार बार उछाल रहे हो, 5 बार उछाल रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ 5वीं बार उछाला और यहाँ पे आपका कौन सा हेड आया है, थर्ड हेड। इसका मतलब इससे पहले आपके पास 2 हेड और 2 टेल आ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं ये तो मेरे को पता है इंडिपेंडेंटली है, तो यहाँ पे थर्ड हेड आया, थर्ड हेड आने की मतलब हेड आया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी में क्या कर दूंगा 3/4। तो 2 इवेंट में तोड़ दिया, पहले ये हो और इसके बाद ये हो जाए, इंडिपेंडेंट है सब, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। आगे की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, बर्नौली ट्रायल का, कि 4 बार टॉस किया उसमें आपको 2 सक्सेस मिल रही है, सक्सेस में हेड भी बोल देता हूँ, तो 3/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर इंटू फिर बाद में तीसरा हेड आ गया दैट इज 3/4। इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। ओके, एक ऐसा ही सवाल और देखो, यही सेम कॉइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये बायस्ड कॉइन ही है। सिंगल ट्रायल के अंदर हेड की प्रोबेबिलिटी मेरी 3/4, टेल की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/4 और कॉइन is tossed 10 times। ठीक है, अब इसमें बर्नौली ट्रायल एग्जैक्टली तो मैं नहीं लगाऊंगा, बट जो पीएनसी का अपन ने यूज किया था ना, उस चीज को दिमाग में रखना। फाइंड प्रोबेबिलिटी that heads never occur consecutive, never occur in consecutive tosses। मतलब सिंपल सी बात है, never occur in consecutive tosses। अब मान लो कभी भी हेड आता तो उसके जस्ट पहले जस्ट बाद में हेड नहीं आना चाहिए। अब इसमें मैंने ये मेंशन तो किया नहीं है कि भाई हेड कितने आने हैं, तो ये आप लेके चल सकते हो कि भाई कि मान लो आपके हेड जो है नंबर ऑफ हेड्स पे केस बना सकते हो, नंबर ऑफ हेड, इसको मैं हैश से लिख रहा हूँ, हैश की वैल्यू मान लो 0 है, तो और साथ के साथ आप ये भी बोल दो हेड ही आपकी सक्सेस है, तो आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो, 0 सक्सेस। तो 0 सक्सेस विद दिस कंस्ट्रेंट, ठीक है, हेड कभी आया ही नहीं, तो मतलब कॉन्जिकेटिव नहीं, तो हेड है ही नहीं, तो वो टेंशन ही नहीं मेरे को, 10 के 10 ट्रायल में आपको फेलियर ही होना है, तो 1/4 रेज़ टू पावर 10 सीधे आंसर आ गया। एक ही हेड आए तो एक ही हेड है तो तब भी कोई लफड़ा नहीं है, कॉन्जिकेटिव का टेंशन नहीं है, तो एक ही सक्सेस है, तो 10C1 3/4 इंटू 1/4 रेज़ टू पावर 9 आ गया। सेकंड, 2 हेड नॉन कॉन्जिकेटिव करने आपको, तो इसमें गैप मेथड लगा सकते हो, हालांकि 2 करने के लिए आपको गैप मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मैं सीधे की गैप मेथड यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है गैप मेथड कैसे लगाते हैं पीएनसी में, टेल पहले अरेंज कर दो, 8 टेल है ना अपने, और फिर गैप और टेल सब आइडेंटिकल है तो अरेंज करना नहीं है। गैप कितने बनेंगे, 9 में से 2 गैप छाटो और हेड कहीं भी डाल दो, तो 2 गैप के अंदर हेड अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। सिंपली 8 टेल थे और 9 गैप बनेंगे ना अपने पास, समझ रहे हो, रो के अंदर क्या होता है, गैप ज़्यादा बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये बीच बीच में अपने क्या पड़े हुए हैं, टेल्स, तो इन 9 में से कोई भी 2 पोजीशन छाट के आप हेड डाल दो, तो 9C2 2 हेड है और बाकी सब टेल, ठीक है। अब देखो इसमें 9C2 की है, तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पर बर्नौली ट्रायल नहीं हुई है, बट जो पीएनसी का जो यूज़ है ना वो स्टेब्लिश कर रहा हूँ मैं, जिस तरह से आपने बर्नौली ट्रायल का डेरिवेशन किया था एग्जैक्टली वैसे ही काम यहाँ पे हो रहा है। तो आपको डिफाइन करते हो कि इस तरह की सीक्वेंस बनाने गिवन कंस्ट्रेंट के साथ तो कैसे बनेगी,
अगेन 3 ऐड का मतलब टेल कितने हुए 7, तो गैप कितने बनेंगे 8, 8 में से 3 गैप छाटो, 3 ऐड है और बाकी सब टेल, उनकी प्रोबेबिलिटी डाल दी। जो भी सीक्वेंस बनेगी 8C3 से सीक्वेंस बन सकती है, हर एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी यही चलनी है, इंडिपेंडेंट है आपका सारी इवेंट्स। 4 करोगे तो अपने टेल कितने हुए 6, गैप कितने बने 7, 7C4, तो ये कितना हो गया 3/4, 4 बार टेल आया और 4 बार हेड आया, 6 बार टेल आया। 5 हेड नॉन कॉन्जिक्यूटिव करना है आपको, तो 5 टेल है, गैप कितना हो गया अपने पास 6C5, 5 बार हेड और 5 बार ये अपना टेल है। और अगर मान लो मैंने 6 ऐड कर दिए, 6 ऐड कर सकते हैं क्या अपन, तो अपने 4 टेल होंगे, 4 टेल में 5 गैप, 6 गैप कैसे बनाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं है। तो ये 5 अपने पास आंसर आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें 3/4 यहाँ पर। तो ये बेसिक अपन ने देखा। सवाल के एंड में मैंने वही लिया कि पीएनसी किस तरह से यूज हो रही है, तो उसका डेरिवेशन अच्छे से समझो। बर्नौली ट्रायल में प्रोबेबिलिटी किस तरह से हमने डिराइव की, एनसीआर पी रेज़ टू पावर आर क्यू रेज़ टू पावर एन माइनस आर। तो इस पर कुछ सवाल लगाओ, फिर इसका भी मीन और वेरिएंस देखेंगे फटाफट। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं अपने पास, मीन और वेरिएंस इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिंपली क्या होता है अपना अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो वो तो लोड ही नहीं है। तो मीन देखो अपने पास क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या लिखा था आपने, सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई, और वेरिएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज। इस चीज को म्यू लिख लिया था अपन ने। तो ये क्या बन गया था अपने पास, सिग्मा xi स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, तो अब यही चीज बीएनपी में क्या लगेगी, बीएनपी मतलब अपना स्टैंडर्ड नोटिस में ऐसे लिखते हो ना, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p सक्सेस प्रोबेबिलिटी, और x क्या है अपना नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन वैल्यू क्या लिखोगे आप, आपका x की वैल्यू 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। तो सिग्मा xi पी एक्स आई अपना क्या बन गया, xi की जगह अपना क्या आ गया r नंबर ऑफ सक्सेस, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, एंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r। सो इस चीज को आप क्या लिखेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हो, NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। ठीक है, समेशन करना है। अब इस तरह की सीरीज में बायनोमियल में ऑलरेडी ले चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, जो हमने किया था सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। तो बायनोमियल की प्लेलिस्ट में सब कुछ डिस्क्राइब किया ऑलरेडी, फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। तो देखो, एक तो प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, NCR बराबर बायनोमियल कोफिशिएंट के n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1, क्योंकि इस r को कैंसिल करना है मेरे को, और ये जानते सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट 2 रेज़ टू पावर n होता है। सो 0 से स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है, 0 इंटू समथिंग सब 0 ही हो जाता है। ठीक है, काटना है मेरे को, इसलिए मैंने n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1 p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r से r कैंसिल कर दिया, n कांस्टेंट बाहर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे r माइनस 1 इंडेक्स है, मैं पूरा बायनोमियल थ्योरम की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए एक p बाहर ले लेता हूँ। ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 CR माइनस 1 p रेज टू पावर r माइनस 1, और q रेज टू पावर देखो क्या कर रहा हूँ, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। कोई समस्या? तो ये जो पूरी चीज़ है, अब r माइनस 1 को अगर तुम r से रिप्लेस कर दो, तो r की वैल्यू 1 डालो तो r माइनस 1 0 होता है, ये सिग्मा चेंज हो जाएगा। ठीक है, r को किससे बदल रहा हूँ मैं,
आर माइनस वन से, तो ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया, या तुम के भी लिख सकते हो अगर ये चीज़ का तकलीफ दे रही है तुम्हें तो। वैसे भी दिखाई देता है सिंपल बाइनोमियल ही अपनी, पी रेस टू पावर 0 क्यू रेस टू पावर n माइनस वन उस तरह से चल रही है। पर बदलोगे तो आर की वैल्यू n डालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास n माइनस वन, और ये क्या बन गया n माइनस वन सी आर पी रेस टू पावर r क्यू रेस टू पावर n माइनस वन माइनस आर। तो एक पूरी बाइनोमियल बन गई ना अपने पास, क्या बन गई p प्लस क्यू रेस टू पावर n माइनस वन, और आपको पता है p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ गया मेरे पास np। तो ये याद रखने वाली बात है, म्यू की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है np। इजी। अब वेरिएंस डिराइव कर देता हूँ, फॉर्मूला पहले बता देता हूँ आपको, ये आता है npq, ठीक है। अब डिराइव करो इसको, बाइनोमियल का रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। ये क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हो आप, मैं इसको सोल्व कर दो बस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिखा था क्या, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, और ये चीज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बन जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। आर इक्वल टू 0 से एन चला रहे हो, तो 0 से चलाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग सब 0 ही हो जाएगा। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से शुरू करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाई एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, पीछे जो चल रहा है वो चलाते रहो भी, क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। एक आर से एक आर कैंसिल, एन को बाहर निकाल सकते हो, ओके। और आर इक्वल टू 1 टू एन फिर से कैंसिल करना है, पर यहाँ पर आर माइनस वन आ गया, बचा आर था तो एक घटाया और एक जोड़ दिया, ठीक है। और पीछे चल रहा अपने पास एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। अलग अलग कर देता हूँ सिग्मा को, एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस वन, और इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगा के लिख रहा हूँ एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन पी रेस टू पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। प्रॉपर्टी लगा के एक एक इंडेक्स कम हो जाएगी ना, ये दोनों आगे आ गए और एक एक इंडेक्स कम हो गई। ये थोड़ा डेरिवेशन उन्हीं को चमकेगा ज़्यादा जिन्होंने बायनोमियल में सीरीज पढ़ी है, उनका डेरिवेशन देखा है, नहीं देखा तो तुम देख सकते हो जाके, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, उससे भी काम चल जाएगा आपका। और क्योंकि मैथ मास्टर करना भी एक चीज़ है, इज्जत करो थोड़ा उसकी, तो डेरिवेशन भी आने चाहिए ताकि अपना दिमाग खुले। पर्पस तो वही है ना एजुकेशन का, दिमाग खुले। प्लस पीछे क्या चल रहा है, सिग्मा 1 के इंटू में सीधा सीधा ये बन गया मेरा n माइनस वन सी आर माइनस वन पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर n माइनस आर। तो इस चीज़ को तो मैं ऑलरेडी मैनिपुलेट कर चुका हूँ, काम में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे मैं आर की वैल्यू 2 से चालू करूँ तो ही काम किया, क्योंकि 1 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा। काट दिया इसको, तो भाई आगे वाले हिस्से में क्या कर रहा हूँ मैं, n ये n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ सिग्मा के, आर की वैल्यू 2 से लेके n तक, एक पी स्क्वायर भी बाहर निकाल रहा हूँ ताकि नीचे वाले इंडेक्स से बैठे मामला। क्या था, n माइनस टू सी आर माइनस टू, ठीक है। p की वैल्यू कितनी होगी, r माइनस टू, और q का मैं क्या लिख रहा हूँ देख ध्यान से, 2 घटा रहा हूँ 2 जोड़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से लिखने में। और पीछे क्या चल रहा है अपने पास, अगेन एक p बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस वन सी आर माइनस वन पी रेस टू पावर r माइनस वन। सेम q की वैल्यू उसी तरह से लिखोगे, n माइनस वन, एक जोड़ा और एक घटा दिया, ठीक है। तो पूरी दोनों क्या बन गई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गई, ये भी और ये भी, बस पावर अलग अलग है। n पी स्क्वायर n माइनस वन, ये पूरा बन गया अपने पास p प्लस क्यू रेस टू पावर n माइनस टू, पीछे क्या हो गया p
p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस वन है, वन है। सो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, ये n p स्क्वायर n माइनस वन प्लस p। ओके, तो मैं p पूरा बाहर खींच लेता हूं, अंदर क्या बचा, np, ठीक है, एक p बाहर खींच लिया, np माइनस p प्लस वन। ओके, सो ये हो गया np वन माइनस p को मैंने क्या लिख दिया, q। फिर क्या आ गया मेरे पास, n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq। याद रखना ये किसकी वैल्यू आई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की, एवरेज ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, वार x क्या होगा अपने पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या होगी अपनी, n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq, पीछे ये क्या है, np का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा कैंसिल होके, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वार x क्या आ गया अपना npq, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अपना std, सिग्मा से लिखते हैं इसको। तो वार x ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर। तो स्टडी क्या होता है, अंडर रूट वार x, तो अंडर रूट npq हो जाएगा ये। ओके, तो ये दो फॉर्म में अपने को याद रखने हैं, इन बी एन पी। ठीक है, डेरिवेशन ना भी दिमाग में रखो, पर याद रखो यार, पूरा मैथ मास्टर करो तब तो रैंक वैंक की बात करें, नहीं तो कम से कम इतना तो रखो कि फॉर्मूला तो याद रखें। इन बी एन पी तीन चीज़ें कह सकते हैं अपन, एक्स मेरा क्या है, सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं अपन इसका, NCR, p रेज टू पावर r, q रेज टू पावर n माइनस r, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस, NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट। तो फॉर्मूले बेसिक अगर आपको याद हो गए हैं तो अपन कुछ सवाल कर लें ताकि और पक्का कर लो दिमाग में इस चीज़ को। सिंपल सा सवाल है, इन BNP, BNP जैसे बोल दो, बाइनोमियल ट्रायल है, ठीक है, अपने को बोला जा रहा है मीन तो है अपना कितना 3, और वेरिएंस है 3/2, ठीक है। x वही अपना सक्सेस वेरिएबल है, कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये निकालो, एंड x लेस देन इक्वल टू 4 या 5 ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा, अभी वैल्यू निकलेगी देखो, तब अपना आप पता लगेगा 5 का सिग्निफिकेंस क्या है। सो मीन अपन ने क्या बोला था भाई, NP, और ये क्या बोला था NPQ, दोनों को डिवाइड करा दो, तो सीधे सीधे मेरे को यहाँ से दिख रहा है Q की वैल्यू है अपनी हाफ, Q हाफ है तो P प्लस Q की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हाफ हो गया, ठीक है। अब P हाफ है तो N की वैल्यू आ गई 6, आसान है। तो X एटलीस्ट 1 सक्सेस क्या होती है, 1 माइनस ऑल फेलियर, तो 1 माइनस ऑल फेलियर का मतलब 1/2 रेज टू पावर 6, लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब कि प्रोबेबिलिटी सारे 0 से लेकर 5 तक सारे आ जाएंगे, मतलब सारे के सारे सक्सेस नहीं होने चाहिए, तो 1 माइनस ऑल सक्सेस, तो ये भी क्या है 1/2 की पावर 6 की प्रोबेबिलिटी तो बराबर ही आई है मेरे पास। ओके, सवाल है इन BNP, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एंड मीन प्लस वेरिएंस, इसका वैल्यू दे रखा है मेरे को 1.8, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताना, P क्या है, N क्या है, Q क्या है, वो सब बताओ। तो मीन अपना क्या था भाई NP, वेरिएंस क्या है NPQ, ये सम किसके बराबर कर दिया 1.8, 5 है अपने पास, तो N तो बाहर निकाल लूँ, 5 P प्लस P इंटू Q, Q को रिप्लेस कर दो किससे 1 माइनस P से, 1.8
8। ये क्या होगा अपने पास सीधे सीधे 18/10 दैट इज 9/5। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 25p प्लस p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। 25p स्क्वायर उधर भेज देता सबको, माइनस कितना हो गया ये 50p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। तो 25 इंटू 9, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 9, तो 45 प्लस 5 50 हो रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। ये क्या हो गया अपने पास 45p माइनस 5p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया मैंने 5p कॉमन निकालूंगा, माइनस 1 वहाँ से निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा 5p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1/5, एक आ गई 9/5। 9/5 रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि p प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो p का आंसर आ गया, n पता ही है पहले से, तो दिक्कत नहीं है। n बराबर 5, p की वैल्यू 1/5, फेलियर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4/5। कुछ भी पूछ ले अपने से कि x बराबर 2 बताओ, तो सिंपली क्या करोगे 5c2 1/5 का स्क्वायर 4/5 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो इसके साथ ही अपन ने अपने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। ओके, तो इस पर सवाल लगा लो, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे लास्ट लेक्चर में।